हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मुबारक एजुकेशन में। और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है सेंट्रल वैक्यूलेज। दोस्तों, सेंट्रल वैक्यूलेज ये भी हमारे साइटोप्लाज्म का एक स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, पुराने 6 स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ लिया, राइबोसोम डिस्कस किया हमने, सेंट्रोसोम डिस्कस किया हमने, गोल्जी बॉडी को डिस्कस किया हमने। सारी चीजों को पढ़ने के बाद में अब हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रल वैक्यूलेज। और सेंट्रल वैक्यूलेज के बारे में हम जानने वाले हैं कि क्या होता है। दोस्तों, सेंट्रल वैक्यूलेज की अगर बात करें तो ये भी हमारे साइटोप्लाज्म का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होता है। ऑर्गेनेल का मतलब होता है कोशिका, ठीक है। तो सेंट्रल वैक्यूलेज जो होती है, इट इज ए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल इन साइटोप्लाज्म। ये इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इन साइटोप्लाज्म सम स्मॉल ब्लैंक नहीं यार दोस्त, ब्लैंक क्या है? सम स्मॉल ब्लैंक स्पेस इज प्रेजेंट which is called central vacuoles। दोस्तों, ये हमारे सेल ऑर्गेनल का मतलब सेल के अंदर का, साइटोप्लाज्म के अंदर का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर, देखो साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ खाली स्पेस पाए जाते हैं, कुछ ब्लैंक स्पेस पाए जाते हैं। उन ब्लैंक स्पेस को ही अपन दोस्तों क्या बोल देते हैं? सेंट्रल वैक्यूलेज बोल देते हैं। देखो दोस्तों, क्या होता है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये हमारी एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, इसमें राइबोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो वहीं पर एक इस तरह की संरचना भी प्रेजेंट होती है। ये संरचना जो है, ये मान लीजिए आप क्या है कि कुछ स्पेस की तरह होते हैं। ये ज्यादा बड़ा मैंने बना दिया है। एग्जाम्पल के लिए अपन मान लेते हैं ये छोटे छोटे स्पेस कुछ पड़े होते हैं। इसमें हमारे सेल के अंदर कुछ स्पेस होते हैं। इन स्पेस के अंदर क्या होता है दोस्तों? पानी भरा होता है। इन स्पेस में क्या होता है? इस जगह में पानी भरा होता है। और ये दोस्तों आप मानेंगे नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कसम से सच्ची बता रहा हूँ कि ये जो सेंट्रल वैक्यूलेज होते हैं ना, ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, हमारे कहने का मतलब जीव द्रव्य या हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी की पूर्ति करते हैं, पानी का संतुलन बना के रखते हैं, पानी को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ऑफ वाटर इन प्रोटोप्लाज्म। दोस्तों देखो, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या बताया। यह सेल इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ ब्लैंक्स पाए जाते हैं, उस ब्लैंक को ही अपन क्या बोल देते हैं? उस ब्लैंक स्पेस को ही अपन सेंट्रल वैक्यूलेज बोल देते हैं। इनके अंदर पानी भरा होता है। और ये जो सेंट्रल वैक्यूलेज होते हैं, ये हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर पानी का संतुलन बना के रखते हैं, वाटर का संतुलन बना के रखते हैं कि सेल के अंदर कितना पानी होना चाहिए। कम होगा तो यहां से निकल के इसमें आ जाएगा, और ज्यादा होगा तो इसमें ये रिसीव कर लेंगे उसको। देखो, आपको क्लियर तरीके से अच्छे से समझा देता हूं मैं कि पहले अपन इसको मिटाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म देखो दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म का सिंपल मतलब होता है, आपने दो चीजें पढ़ी है, मैंने पढ़ाया था न्यूक्लियस के अंदर पानी पाया जाता है। न्यूक्लियस वाला शायद पानी मैंने नहीं पढ़ाया है। न्यूक्लियस के अंदर जो पानी होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब सेल में जो पानी पाया जाता है, उस पानी को अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, क्योंकि सेल के अंदर है इसलिए वो साइटोप्लाज्म कहलाएगा। और जो न्यूक्लियस के अंदर होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं अपन। देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, इसमें राइबोसोम भी है, इसमें बहुत सारी चीजें, और इसमें कुछ
पानी भरा हुआ है, पूरे सेल के अंदर पानी है, तो इस सेल को अपन साइटोप्लाज्म कह देते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया है, मतलब पढ़ ही रहे हैं साइटोप्लाज्म को। उसके बाद आएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर भी जो कुछ पानी होता है, इस न्यूक्लियस वाले पानी को अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? इसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। अच्छा, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म है, ये दोनों अलग अलग है। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। साइटोप्लाज्म ये इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये पानी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये बीच के स्पेस में जो पानी है, इसको अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन अगर बात करें प्रोटोप्लाज्म की, तो ये कौन सा प्लाज्म है दोस्तों? देखो दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म की अगर बात करें तो इसका एक फॉर्मूला है, वो है N+C। N+C, ये कोई ऑथेंटिक फॉर्मूला नहीं है, ये मैंने ही बनाया है, ठीक है। N+C या फिर C+N। N का मतलब होता है दोस्तों यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म। N का मतलब क्या है? N का मतलब है न्यूक्लियोप्लाज्म और C का मतलब है साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, इन दोनों की अगर बात की जाए, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म की दोनों की अगर बात की जाए, तो उस दोनों को कंप्लीटली अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है इसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी कुछ कंटेंट आएगा, ये सेल मेम्ब्रेन है सेल की, इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, बाहर साइटोप्लाज्म भी है, और भी सेल ऑर्गेनल हैं। कहने का मतलब जो इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी कंटेंट होगा ना दोस्तों, उसी कंटेंट को अपन, सब कंटेंट को अपन बोल देंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ गया और उसमें साइटोप्लाज्म भी आ गया। ये दोनों कंटेंट को मिला देंगे तो दोनों चीजों को अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यहां पर यही बात की गई है कि जो हमारा ये सेंट्रल वैक्यूल्स होती है, ये क्या करती हैं? ये सेंट्रल वैक्यूल्स इस पानी को मेंटेन करने का काम करती है। इसमें कितना पानी होना चाहिए उसको हैंडल करती है। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए सेल के अंदर पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गया, तो इनके अंदर जो पानी है ना सेंट्रल वैक्यूल्स के अंदर, मान लीजिए सेंट्रल वैक्यूल्स, इनके अंदर जो पानी है वो अब इसमें बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर बहुत ओवर हाइड्रेशन हो गई, पानी ज्यादा हो गया सेल के अंदर किसी चीज की वजह से, तो ये पानी को क्या कर लेंगी? ग्रहण कर लेंगी। जो बाहर पानी है वो उसको ग्रहण कर लेंगी, तो क्या होगा? बाहर का पानी कम हो जाएगा और इनके अंदर बढ़ जाएगा। तो ये क्या करती है? डिहाइड्रेशन के जब ज्यादा पानी होगा ओवर हाइड्रेशन में, तो पानी को रिसीव कर लेती है, और कम जब डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन में पानी को रिलीज कर देती है, जिससे इसका जो बैलेंस है वो बना रहता है। तो इसी में ये काम करती हैं। आई होप आपको सेंट्रल वैक्यूल्स का मतलब समझ में आ गया होगा। यही होती है हमारी प्यारी प्यारी सी सेंट्रल वैक्यूल्स। इनके अंदर जो है कॉन्ट्रैक्ट होने का गुण भी पाया जाता है, ताकि ये अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकती हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। कमेंट में कुछ दिमाग में कुछ में घुसा है या इस खोपड़े के अंदर कुछ आ रहा है तो उसको इस पे छाप दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।